हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टडी कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ NSAID। जो NSAID कैटेगरी के ड्रग हमने पहले पढ़ा था, पहले की वीडियो में आपने देखा होगा। तो NSAID उसी का आज हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख रहे हैं कि जो NSAID कैटेगरी के ड्रग है वो किस तरीके से एक्ट कर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जब हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था तब हमने एक नाम पढ़ा था कॉक्स। ये कॉक्स क्या होता है, अब हमें यहाँ से पता चलेगा इस फ्लो चार्ट से कि क्या होता है। तो यहाँ पर सेलुलर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, हम पहले इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि एक्चुअली में प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कैसे होती है, फिर उसमें कॉक्स का क्या रोल है और फिर कॉक्स जो है वो NSAID कैसे कॉक्स को इनहिबिट कर रहा है। तो इसका पहले हम लोग एक फ्लो चार्ट तैयार कर लेते हैं। सेलुलर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, जो मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड है वहीं से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स हैं, इन फॉस्फोलिपिड्स का सबसे पहले कन्वर्जन होता है एराकिडोनिक एसिड में। एराकिडोनिक एसिड, तो ये एराकिडोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोलाइपेज A2। फॉस्फोलाइपेज A2। तो इस एंजाइम्स की वजह से जो मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स है फॉस्फोलिपिड्स, यही फॉस्फोलिपिड इस फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है एराकिडोनिक एसिड में। ये जो एराकिडोनिक एसिड है इसके दो पाथवे होते हैं, ये यहाँ से दो भाग में कन्वर्ट होता है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन और दूसरा ल्यूकोट्राइन्स। तो ल्यूकोट्राइन्स अभी हम यहाँ पर फोकस नहीं कर रहे हैं, जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तब वहाँ पर फोकस करेंगे। तो ये जो एराकिडोनिक एसिड है ये कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन में, PGG2 में कन्वर्ट होता है। ये PGG2 में जो कन्वर्जन है, यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में एराकिडोनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है PGG2 में। कि PGG2 अगेन कन्वर्ट होता है PGH2 में। इस PGH2 का फिर बहुत सारे जो दूसरे एंजाइम है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज एंजाइम, इन एंजाइम के थ्रू इसका अलग अलग पार्ट में कन्वर्जन होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं किस किस पार्ट में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है PGD2, ये सब इसके आइसोमर्स हैं, PGF2 अल्फा, PGI2, PGE2 एंड थ्रोम्बोक्सेन 8 का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज एंजाइम। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये सब कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे जो PGD2, PGF2 अल्फा है, PGI2, PGE2, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेन एंड इन्फ्लामेशन के लिए। ये जो मेडिएटर्स हैं, जनरली ये मेडिएटर्स हैं जिनकी वजह से पेन, इन्फ्लामेशन, बॉडी का टेम्परेचर का हाई हो जाना, ये सब प्रॉब्लम्स अराइज हो जाते हैं। जबकि इसमें जो थ्रोम्बोक्सेन A2 है ये थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी शो करता है। इसको हम यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा जो NSAID का मैकेनिज्म है वो क्या है कि वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। जो हमारे पास एंजाइम है साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम, इनहिबिट हो जाता है। तो इस एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करता है NSAID। अब जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम दो इसके आइसोमर्स अवेलेबल हैं। एक है COX-1, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कॉक्स कहते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज को, तो COX-1, और इसका दूसरा आइसोमर होता है COX-2। तो जब हमारी बॉडी में नॉर्मल समय पे ये प्रोसेस चलता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस होती है, तो उस समय जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल रहता है प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस के लिए वो है COX-1। COX-1 जो है नॉर्मल प्रोसेस में जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस करवाता रहता है। तो जो हम कह सकते हैं कि ये कब एक्टिव होता है, इन फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई, मतलब जो हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो बॉडी के अंदर चल रहा है, तो ये फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई की वजह से एक्टिव रहता है और इसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते रहते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन के बहुत वेरियस वर्क हैं हमारी बॉडी में, तो वो कंटिन्यू होते रहते हैं।
लेकिन यहाँ पर जो एंजाइम COX-2 है, ये COX-2 एंजाइम जो है ये हमेशा बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि किसी तरह की इंजरी, किसी तरह के साइटोकाइंस की वजह से या किसी दूसरे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर की वजह से ये यहाँ पे डेवलप होते हैं और इन्फ्लामेशन कॉज करवाते हैं बाय सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो COX-2 जो है एंजाइम ये हर समय बॉडी में अवेलेबल नहीं है, बल्कि ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन या हम कह सकते हैं इन्फ्लामेटरी स्टिमुलाई कब एक्टिव हो रहे हैं, तो इन्फ्लामेटरी स्टिमुलाई की वजह से हो रहे हैं एक्टिव। साइटोकाइंस की वजह से भी ये COX-2 एक्टिव हो रहे हैं और अदर इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, तो इसके वजह से COX-2 आ रहा है। अब हमारा जो NSAID है ये क्या करता है, इसी को ब्लॉक कर देता है। ये जो पाथवे है यहाँ से ये ब्लॉक हो जाता है बाय NSAIDs इस पाथवे को ही कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है बाय इनहिबिटिंग दिस एंजाइम। यहाँ का ये रेड लिमिटिंग स्टेप भी है, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इस साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम के इनहिबिट हो जाने की वजह से आगे प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं हो पाती है। अब COX-1 जो है हमारे पास लगातार बना हुआ है, COX-2 जो है वो ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन होता है। तो जो हमारा जब हम क्लासिफिकेशन किए हैं वो इसी बेस पर है। अगर आपको क्लासिफिकेशन याद होगा तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखे थे नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर जिसमें डाइक्लोफेनेक इसका एग्जाम्पल है, एस्प्रिन एग्जाम्पल है। तो वो जो ड्रग होते हैं वो COX-1 को भी इनहिबिट कर सकते हैं, COX-2 को भी। नॉन सेलेक्टिव वो COX-1 और COX-2 दोनों में डिफरेंस ना करके दोनों तरह के ही COX को इनहिबिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर अपना एक्शन देते हैं। इसके बाद फिर जो प्रेफरेंशियली सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर है वो COX-1 को इनहिबिट नहीं करेगा, केवल COX-2 को इनहिबिट करेगा। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि COX-2 तभी अवेलेबल है जबकि इन्फ्लामेशन है। अगर इन्फ्लामेशन नहीं है तो COX-2 अवेलेबल भी नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि हम COX-2 को इनहिबिट करें। तो सिलेकॉक्सी, ब्रोक्सीकॉक्सी ये सारे जो है COX-2 को इनहिबिट करते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।